हेलो दोस्तों, मैं आरपी सिंह। हम डिस्कस कर रहे हैं बालक का मानसिक विकास। पिछली क्लास में डिस्कशन किया था मानसिक विकास के साथ संज्ञानात्मक विकास और जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और जीन पियाजे की विभिन्न संकल्पनाएं मानसिक और संज्ञानात्मक विकास को लेकर। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे बालक के भाषाई विकास के बारे में, लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। दोस्तों, मानसिक विकास का जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, इसी के साथ सीधा प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है हमारा बालक का भाषाई विकास, क्योंकि बालक की भाषा का जो विकास होता है ये भी मानसिक संकल्पना में ही मौजूद होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, जैसे मानसिक विकास लगातार बड़े होने के साथ साथ बच्चे में बनता है, ऐसे ही बालक में शारीरिक परिपक्वता आने से बालक के छोटे से बड़े होने के दौरान उसमें भाषा का निर्माण और विकास होता है। बौद्धिक संकल्पना या बौद्धिक संरचना या बौद्धिक गतिविधियों के साथ भी बालक के मानसिक और भाषाई विकास का बहुत गहरा संबंध होता है। तो बालक के मानसिक विकास का एक महत्वपूर्ण पक्ष बालक का भाषाई विकास, जो बालक में जन्मजात क्षमताओं के साथ बना होता है। जन्मजात क्षमताओं में बालक में होने वाली भाषा के विकास की क्षमताएं और योग्यताएं बनी होती हैं। जन्मजात उनको बालक लेकर आता है और जब बड़ा होकर इस वातावरण में बाहर से उस भाषा को विकसित करने के अवसर प्राप्त करता है, तो उन अवसरों के माध्यम से वातावरण के साथ जो क्षमता बालक में जन्मजात है उसका इंटरेक्शन होता है और वह जन्मजात भाषा की क्षमता धीरे धीरे भाषा के रूप में बालक में विकसित होती है, उसका निर्माण होता है। इस भाषा के निर्माण की प्रक्रिया में समय लगता है। बालक के छोटे से बड़े होने के दौरान जैसे जैसे उसका मस्तिष्क परिपक्व होता है, उसका वोकल सिस्टम, स्वरतंत्र जो है मजबूत होता है, विकसित होता है, परिपक्व होता है, ऐसे ऐसे उसके मस्तिष्क में भाषा का निर्माण होता चला जाता है। तो एक चीज क्या कि बालक में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। भाषा निर्माण, भाषा सृजन की क्षमता जन्मजात वह लेकर आता है, लेकिन भाषा का बालक में विकास होता है या फिर भाषा उसमें अर्जित है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था और बड़ा कंफ्यूजिंग था। भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात है, लेकिन भाषा अर्जित संपत्ति है, वातावरण के द्वारा सीखी जाती है, क्योंकि इस क्षमता को विकसित होने के लिए बाहरी वातावरण चाहिए होता है। तो जिस तरह के भाषाई क्षेत्र में बालक होता है उसी तरह का वातावरण, उस भाषा का वातावरण बालक को मिलता है और बालक अपनी जन्मजात क्षमताओं के द्वारा भाषा का निर्माण करता है। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं भाषा के बारे में कि भाषा क्या होती है, बालक कैसे इसका निर्माण करता है, कैसे मानसिक और बौद्धिक क्षमताओं के साथ इसका सीधा संबंध होता है। फ्रेंड्स, लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषाई विकास। पहले समझते हैं एक बार भाषा क्या है, लैंग्वेज क्या है, फिर हम आगे चलेंगे। देखिए दोस्तों, भाषा या लैंग्वेज का मतलब हो गया एक अभिव्यक्ति का माध्यम। किसका माध्यम? अभिव्यक्ति का माध्यम, जिसके द्वारा हम हमारे विचारों को बाहर व्यवहार में प्रकट करते हैं या फिर अभिव्यक्त करते हैं। तो भाषा क्या है? एक अभिव्यक्ति का माध्यम है, जिसके माध्यम से हम हमारे विचारों को, भावनाओं को, मानसिक संक्रियाओं को, मानसिक व्यवहारों को बाहर समाज में या बाहरी परिवेश में प्रकट करते हैं। तो यह जो भाषा है, यह भाषा क्या है? एक अभिव्यक्ति का माध्यम है। किसका माध्यम है? अभिव्यक्ति का माध्यम है। अभिव्यक्ति का माध्यम है, पहली चीज। दूसरी चीज, भाषा एक जन्मजात क्षमता है। भाषा जन्मजात क्षमता है। कौन सी क्षमता है? भाषा सीखना,
भाषा सीखना जो है वो जन्मजात क्षमता है, भाषा नहीं है। भाषा सीखने की जो क्षमता है वो जन्मजात होती है। दोनों चीज किस पे लागू होती हैं? भाषा के ऊपर। तो एक बालक जब छोटे से बड़ा होता है तो उसमें जन्मजात क्षमता जो भाषा सीखने की होती है विकसित होती रहती हैं, और इसके विकास के साथ वह अपनी अभिव्यक्तियों को भाषा के माध्यम से बाहर उजागर करता है। यह भाषा जो होती है, बालक इसको सबसे पहले अभिव्यक्ति के रूप में काम में लेता है। तो हम बात करें बालक की, बालक बालक भाषा का प्रयोग अभिव्यक्ति के लिए सबसे पहले करता है, पहली चीज। दूसरी चीज, बालक में जो भाषा का निर्माण होता है, यह निर्माण सबसे पहले मातृभाषा का होता है। कौन सी भाषा का? मातृभाषा, मदर टंग जो है, मदर टंग बालक सबसे पहले सीखता है। मदर टंग का मतलब हो गया ऐसी भाषा जो माँ के द्वारा वो सुनता है अपने परिवेश में, परिवार में जो सबसे पहले सुनता है वह उसकी मातृभाषा कहलाती है या मदर टंग कहलाती है। तो बालक जब अभिव्यक्ति के लिए सबसे पहले भाषा का इस्तेमाल कर रहा है तो पहली भाषा, सबसे प्राथमिक भाषा, शुरुआती भाषा कौन सी हो जाएगी? मातृभाषा हो जाएगी, मदर टंग हो जाएगी। और ये जो मदर टंग है, मातृभाषा है, यह बालक किससे प्राप्त कर रहा है? यह परिवार के माध्यम से उसमें विकसित हो रही हैं। किसके माध्यम से? परिवार के माध्यम से बालक में विकसित हो रही हैं। क्योंकि सबसे पहले माँ जो है वह अपने माध्यम से, अपने द्वारा बालक में भाषा का निर्माण करती हैं। माँ के साथ साथ धीरे धीरे परिवार के बाकी सदस्य भी इसमें बालक का योगदान देते हैं। ये सब कैसे होता है? ये संपूर्ण प्रक्रिया जो है इसके साथ 2-3 बातें जुड़ी हुई हैं। क्या क्या जुड़ी हुई हैं? पहली चीज, बालक भाषा को अनुकरण करके सीखता है, अनुकरण से सीखता है। दूसरा, अभिप्रेरणा के द्वारा वह सीखता है, अभिप्रेरणा उसमें काम करती हैं। तीसरा, पुनर्बलन का भी वहाँ पर रोल होता है, पुनर्बलन। और चौथा, साहचर्य, एसोसिएशन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसमें? भाषा के निर्माण में। एक बार फिर से चीज़ों को जोड़ के देखते हैं। पहला, बालक में भाषा का प्रथम प्रयोग किसके लिए होता है? अभिव्यक्ति के लिए बालक भाषा का प्रयोग करता है। दूसरा, यह जो पहली चीज है बालक में, पहली भाषा कौन सी है? मातृभाषा है। क्यों है मातृभाषा? क्योंकि परिवार के माध्यम से विकसित हो रही है। परिवार के माध्यम से कैसे विकसित हो रही है? तो बालक सबसे पहले अनुकरण के द्वारा सीखता है। माँ उसके सामने कुछ ध्वनियां देती हैं, उन ध्वनियों को बालक सुनता है और वैसी ही ध्वनियों को उच्चारित करने की कोशिश करता है। तो अनुकरण करते हुए सीखता है। जब वह अनुकरण कर रहा है उसी दौरान पेरेंट्स और उसकी माँ जो है उसको मोटिवेट करती हैं, अभिप्रेरित करती हैं। हाँ, वेल डन, शाबाश, कर सकते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार, बार बार उसको मोटिवेट करते हैं। बच्चा मोटिवेट होता है और भाषा का उसमें विकास होता है। पुनर्बलन दिया जाता है। जब भी वह सही बोलता है तो पुनर्बलन दिया जाता है सकारात्मक। अगर सही नहीं बोलता है, सही उच्चारण नहीं कर पाता है तो फिर से उसको सुनने के मौके दिए जाते हैं। इसी तरह लगातार करने के बाद उसमें अनुबंधन हो जाता है, कंडीशनिंग हो जाती है, साहचर्य बन जाता है और बालक बहुत ठीक तरीके से अपनी अभिव्यक्तियों को भाषा के रूप में या अपने विचारों को भाषा के साथ, भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त कर पाने में सक्षम हो जाता है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार भाषा का विकास जन्मजात भाषाई क्षमताओं को जब बाहरी वातावरण मिलता है उसके साथ भाषा जो है मस्तिष्क में अभिव्यक्तियों के लिए विकसित होती है। इसके अतिरिक्त जो भाषा होती है, यह भाषा एक मानसिक संरचना के साथ, मानसिक क्षमताओं के साथ संबंध रखती हैं। देखो कैसे, अभिव्यक्ति का माध्यम होती है, जन्मजात क्षमता होती हैं, उसके अलावा एक मानसिक पक्ष से इसका संबंध होता है। किससे संबंध होता है? मानसिक पक्ष से संबंध होता है। मानसिक पक्ष के साथ यह बुद्धि के साथ भी बहुत गहरा इसका संबंध होता है। कैसे? जो बालक उच्च बुद्धि लब्धि वाले होते हैं, जिनकी मानसिक क्षमता बहुत उच्च श्रेणी की होते हैं, वो तुलनात्मक सामान्य या कम बुद्धि लब्धि वाले बालकों से जल्दी सीखते हैं। इसके अतिरिक्त इसके साथ भाषा के विकास के साथ लिंग का भी एक रोल होता है। जैसे कई अध्ययनों ने यह भी स्पष्ट किया है कि बालक जो है
वो बालिकाओं की तुलना में देर से बोलते हैं, या भाषा ग्रहण करने की क्षमता बालिकाओं में बालकों की तुलना में थोड़ी ज़्यादा होती है, उनकी ध्वनि में तीव्रता भी ज़्यादा होती है, डेसिबल में जो फास्टनेस होती है वो भी ज़्यादा होती हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो भाषा के साथ में जुड़ी हुई होती हैं। देखिए दोस्तों, भाषा को लेकर, भाषा के विकास को लेकर कई सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने अध्ययन किए हैं। इन अध्ययनों के द्वारा मनोवैज्ञानिकों के अलग अलग मत रहे हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक भाषा को लेकर ऐसा मानते हैं कि यह जन्मजात क्षमता है, और क्योंकि जन्मजात क्षमता है तो बालक जैसे जैसे परिपक्व होता है, बड़ा होता है, यह क्षमता विकसित होती है और बालक में भाषा का निर्माण हो जाता है। एक दूसरा समूह है मनोवैज्ञानिकों का जो बोलता है कि भाषा अर्जित क्षमता है। भाषा अनुकरण के द्वारा, अभ्यास के द्वारा, पुनर्बलन के द्वारा, अभिप्रेरणा के द्वारा बाहर से अर्जित की जाती है। अगर उसको अर्जन के अवसर मिलेंगे और यह अर्जित होंगी तो बालक सीखेगा, वरना बालक नहीं सीखेगा। तो दो तरह की संरचनाएं हैं, दो तरह की विचारधाराएं हैं भाषा के विकास को लेकर मनोवैज्ञानिकों में। एक बार समझते हैं किस प्रकार से यह भाषा के विकास को लेकर मनोवैज्ञानिक अपनी विचारधाराएं रखते हैं। तो बालकों में भाषा का विकास, इसको लेकर दो तरह की विचारधाराएं मैंने आपको स्पष्ट की। एक विचारधारा क्या कहती है कि भाषा जो है वो जन्मजात है। क्या है? जन्मजात होती है। दूसरी विचारधारा क्या कहती है कि भाषा अर्जित होती है। भाषा अर्जित होती है, एक्वायर होती है, एक्विजिशन होता है लैंग्वेज का। अर्जित की बात करें तो अर्जित का समर्थन करने वाले एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है स्किनर। स्किनर और संपूर्ण जो व्यवहारवादी हैं, ये व्यवहारवादी भाषा को अर्जित संपत्ति मानते हैं। भाषा अर्जन के द्वारा प्राप्त होने वाली संकल्पना मानी जाती है। किसके द्वारा? व्यवहारवादियों के द्वारा, जहां स्किनर का मुख्य स्थान होता है। ये क्या कहते हैं व्यवहारवादी जो अर्जित मानते हैं भाषा को? इनका कहना यह है कि भाषा जो है वो पुनर्बलन से, किसके द्वारा? पुनर्बलन के द्वारा, जो स्किनर का ही कॉन्सेप्ट है। अभिप्रेरणा के द्वारा, अभिप्रेरणा के द्वारा, अनुकरण के द्वारा, जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया, अनुकरण के द्वारा और साहचर्य के द्वारा भाषा का विकास होता है, या फिर बालक में भाषा का निर्माण होता है। ऐसा कौन मानते हैं? व्यवहारवादी ऐसा मानते हैं, जिसमें स्किनर का मुख्य स्थान है। क्या मानते हैं कि भाषा का निर्माण, भाषा का विकास बालक में पुनर्बलन के कारण, अभिप्रेरणा के कारण, अनुकरण के कारण और साहचर्य के कारण होता है। दूसरी विचारधारा जो भाषा को लेकर है कि भाषा एक जन्मजात क्षमता है, यह विचारधारा भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसके समर्थकों की बात करें तो सबसे पहला नाम आता है यहाँ पर जीन पियाजे का। जीन पियाजे मानते हैं कि भाषा बालक की जन्मजात क्षमता है, जिसे बालक जन्म के साथ लेकर आता है और बाकी आगे उसको विकास करता है। दूसरे व्यक्ति हैं वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की का भी मानना है कि भाषा जन्मजात होती है। और तीसरे व्यक्ति हैं नोम चोम्स्की। और नोम चोम्स्की ने इसको एक प्रोसेस के साथ स्पष्ट करने की भी कोशिश की। नोम चोम्स्की ये अमेरिकन मनोवैज्ञानिक हैं, नोम चोम्स्की, जिन्होंने भाषा को जन्मजात होने के लिए एक प्रोसेस या प्रक्रिया के माध्यम से बताया। तो तीन मनोवैज्ञानिक हैं, पहले जीन पियाजे हैं, दूसरा वाइगोत्स्की है, तीसरा नोम चोम्स्की हैं, जो भाषा को जन्मजात क्षमता मानते हैं और ये कहते हैं कि बालक जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी ये जन्मजात आंतरिक क्षमता विकसित होती चली जाती है और बालक में भाषा का विकास हो जाता है। दूसरा पक्ष जो कहता है कि भाषा अर्जित होती है, वो क्या मानता है कि भाषा बालक जब वातावरण के साथ अंतःक्रिया करता है तो बाहरी वातावरण के द्वारा उसमें भाषा का निर्माण किया जाता है और यह अर्जित होती है। देखिए, भाषा को लेकर अगर मैं बात करूं दोस्तों तो दोनों ही सिद्धांत इसके साथ में लागू होते हैं। कैसे? भाषा सीखने की जो क्षमता है वो तो जन्मजात होती है। मस्तिष्क में जो भाषा बनेगी उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, वो किन किन संरचनाओं के द्वारा निर्मित होगी, यह तो हमें जन्मजात मिलता है। लेकिन इन जन्मजात क्षमताओं का विकास कैसे होगा, भाषा उसमें आएगी कैसे, इसके लिए बाहरी वातावरण जरूरी होता है। तो भाषा सीखने की जो जन्मजात क्षमता है वह बाहर से अर्जित की जाती है। क्षमता जन्मजात होती है लेकिन उस क्षमता में भाषा का अर्जन बाहर से प्राप्त किया जाता है।
तो एक बार इस विचारधारा को और आगे समझते हैं कि कैसे नोम चोम्स्की ने भाषा को अर्जन की प्रक्रिया बताया है। देखिए चोम्स्की जो है, चोम्स्की क्या कहते हैं, चोम्स्की क्या कहते हैं कि भाषा वो आगमन निगमन, भाषा जो है वो आगम और निगम प्रक्रिया के रूप में सृजित होती हैं। आगम निगम प्रक्रिया के रूप में सृजित होती हैं। आगम निगम प्रक्रिया को नोम चोम्स्की ने कैसे स्पष्ट किया? नोम चोम्स्की ने बालक के बढ़ने के साथ साथ उनमें विकसित हो रही भाषा को लेकर कई सारे प्रयोग किए और उन्होंने कहा कि बालक में बड़े होने के दौरान एक एलईडी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एलईडी का निर्माण होता है। एलईडी होता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइसेस। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइसेस, ये जो एलईडी होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइसेस होते हैं, इनके लिए नोम चोम्स्की कहते हैं कि यह हमारे मस्तिष्क में जन्मजात फिटेड हार्डवेयर की तरह से होते हैं। यह जो फिटेड होते हैं, जन्मजात क्षमताएं होती है मस्तिष्क में, यह एक प्रोसेस के रूप में संपूर्ण भाषा का निर्माण करती हैं। कैसे करती हैं प्रोसेस के रूप में? एक बार समझते हैं। चोम्स्की कहते हैं कि मस्तिष्क में एलईडी होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइसेस होता है। ये जो एलईडी होता है यह लगातार क्या करता है? भाषा को कानों के माध्यम से इनपुट करता है। क्या करता है सर? इनपुट करता है। इनपुट जब बाहर से वातावरण के द्वारा, परिवार के द्वारा, विभिन्न माध्यमों के द्वारा बालक को मिलता है, यह इनपुट अंदर जाकर एक कंप्यूटर में जैसे प्रोसेसर होता है उसको हम इनपुट देते हैं, इनपुट के साथ प्रोसेसर काम करता है। ऐसे ही यह जो यहाँ एलईडी बना हुआ है, एलईडी जो एक सॉफ्टवेयर पहले से हमारे मस्तिष्क में है, यहाँ आकर इस इनपुट को प्रक्रिया होना शुरू होती है और इस प्रोसेस के बाद एक रिजल्ट के रूप में, परिणाम के रूप में भाषा फिर बाहर आउटपुट होने लगती है। आउटपुट होने लगती हैं, जिसे हम कहेंगे कि बालक अब अभिव्यक्ति के रूप में भाषा का प्रयोग करने लगा है। तो क्या हो गया? इनपुट हुआ, फिर प्रोसेस हुआ एलईडी में और फिर आउटपुट हुआ। इस प्रक्रिया को नोम चोम्स्की ने कहा कि यह आगम निगम की प्रक्रिया होती है जिसमें बालक में भाषा का निर्माण होता है। एक बार व्यवहार में समझते हैं, देखो कैसे। जब बालक बहुत छोटा होता है तो इस नवजात शिशु को जो भी गोद में लेता है, गोद में लेने के साथ आप नोट करना, एक बार व्यवहार में देखना इस चीज को। बहुत छोटे बच्चे को, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने का बच्चा है, इस बच्चे को गोद में लेने के बाद क्या हम कोई ना कोई एक्टिविटी बच्चे के साथ करते हैं या केवल गोद में लेके बिठाए रखते हैं या वापस मम्मी को दे देते हैं? आप नोट करना, जब भी इस छोटे बच्चे को इसकी बुआ, मौसी, दादी, नानी, कोई भी महिला गोद में लेती हैं तो गोद में लेने के साथ इसको हिलाती तो है ही, लेकिन साथ में कुछ ना कुछ ध्वनियां इसको प्रोवाइड करती हैं, कुछ साउंड्स इसको देते हैं। ये जो साउंड है वो कैसे होते हैं? जब बहुत छोटा बालक है, 4, 5, 6 महीने का है, तो ऐसे साउंड दिए जाते हैं जो बिना किसी अर्थ के होते हैं, निरर्थक ध्वनियां होती हैं। और ये ध्वनियां कैसे होती हैं? ये ध्वनियां बड़ी आसान सी होती हैं, जिनको आसानी से सुना जा सकता है। स्वर ध्वनियां होती हैं, जैसे ल ल ल ल ब ब ब म म म, इस तरह की ध्वनियां बच्चे को सुनाते हैं, परिवार में हम लोग देखते हैं। यह हम क्या कर रहे हैं? चोम्स्की कहते हैं कि यह परिवार के द्वारा बालक में इनपुट किया जा रहा है। किसका? ध्वनियों का, साउंड्स का इनपुट किया जा रहा है। यहां इसमें पहले से एलईडी है। ये एलईडी क्या कर रहा है? इन इनपुट को स्वीकार कर रहा है, यहां पर इकट्ठा कर रहा है और फिर इसके साथ में संरचना बना रहा है, प्रोसेस कर रहा है। और यही बालक जब थोड़ा बड़ा होने लगता है तो बड़े होने के बाद ये जो ध्वनियां उसने सुनी थी, इन ध्वनियों को वापस से ये आउटपुट के रूप में निकालने लगता है। कुछ ध्वनियां बालक जन्म के साथ ही, जन्म के कुछ दिनों बाद ही, जैसे जन्म के साथ में रोना शुरू कर देता है, कुछ दिनों बाद ऐसी निरर्थक ध्वनियां शुरू कर देता है। तो कुछ ध्वनियां होती हैं जो नेचुरल ऑटोमेटिक बालक में बनती हैं, ये इनपुट से नहीं आती हैं, लेकिन आगे चल के जब वो अभिव्यक्तियों को एक समाज की भाषा के रूप में, समाज में मान्य ध्वनियों के रूप में निकालता है, तो यहां यह प्रोसेस काम करता है कि जो इनपुट बालक में गया वह इनपुट आउटपुट के रूप में बालक ध्वनियों के रूप में
निकाल रहा है। थोड़ा और बालक बड़ा होता है तो बड़ा होने के बाद हम उसको ऐसी ध्वनियां सुनाते हैं जिनका कोई ना कोई अर्थ होता है। फिर थोड़ा और बड़ा होता है तो बालक को बिना मात्राओं वाले शब्द हम बोल के सुनाते हैं। थोड़ा और बड़ा होता है तो फिर मात्राओं वाले शब्द बोलना शुरू करते हैं। थोड़ा और बड़ा होता है तो पूरी लाइन और सेंटेंसेस हम बालक को सुनाते हैं। तो ये चीजें बालक हमारे द्वारा सुन रहा है, लगातार सुन रहा है, मस्तिष्क में संरचना बन रही है और फिर बड़े होने के साथ साथ उसकी परिपक्वता बढ़ रही है, मैच्योरिटी बढ़ रही है। किस किस में मैच्योरिटी बन रही है? दो चीजों में। एक, इसमें एलईडी का निर्माण हो रहा है, यहां एलईडी में परिपक्वता आ रही है। दूसरा, उसका वोकल सिस्टम भी परिपक्व हो रहा है, ध्वनि तंत्र भी मजबूत हो रहा है। तो जैसे जैसे परिपक्वता बनती जाती है वैसे वैसे इसमें जो प्रोसेस इनपुट हैं वो आउटपुट के रूप में, ध्वनि के रूप में बाहर प्रकट होने लगता है। अब देखिए, एक बालक राजस्थान में पैदा होता है और मारवाड़ी परिवेश में वह पलता बढ़ता है। घर में मदर टंग राजस्थानी या मारवाड़ी उसको सुनाई देती है। तो इनपुट किसका मिला उसको? मदर टंग मारवाड़ी का मिला। यही मस्तिष्क में एलईडी में निर्माण हुआ। तो थोड़ा बड़ा होने के बाद बालक जो बोलना शुरू करेगा, प्रारंभिक भाषा क्या होगी उसकी? मारवाड़ी होगी, मदर टंग होगी। इसी दिन एक बालक केरला में पैदा होता है। केरला में मदर टंग है मलयालम, वहां की लोकल लैंग्वेज जो है, स्थानीय भाषा। उसकी माँ उसको मलयालम में इनपुट देती है, पेरेंट्स उसको मलयालम में इनपुट देते हैं। तो जब बालक थोड़ा बड़ा होकर बोलना शुरू करता है तो किसमें बोलेगा? आउटपुट किसमें देगा? मलयालम में देगा। अब यहां देखिए, मारवाड़ी में बोलने वाले बालक और मलयालम बोलने वाले बालक दोनों की आंतरिक संरचना एक जैसी है। इनपुट दोनों में है, एलईडी दोनों में है, आउटपुट दोनों में है, लेकिन एक मारवाड़ी बोल रहा है, दूसरा मलयालम बोल रहा है। तो ये फर्क किसका हो गया? ये इनपुट का फर्क हो गया, बाहर से मिलने वाले वातावरण का फर्क हो गया। जहां मारवाड़ी का वातावरण मिला, मारवाड़ी ध्वनियां उसको मिली, वो मारवाड़ी में बोल रहा है। जिसने मलयालम की ध्वनियां प्राप्त की, मलयालम की ध्वनियां निकाल रहा है। तो इस प्रकार से अर्जित तो है, लेकिन अर्जित भाषा है, लेकिन भाषा को सीखने या अर्जन करने की जो क्षमता है, एबिलिटीज हैं, वो जन्मजात होती हैं। तो इस प्रकार से नोम चोम्स्की ने स्पष्ट की। इसलिए चोम्स्की का कहना यह है कि बालक में भाषा जो है वो जन्मजात होती हैं और यह जन्मजात क्षमता के द्वारा बालक विभिन्न प्रकार की भाषाओं को सुनता है, अनुभव में सृजित करता है, इकट्ठा करता है और फिर वो अभिव्यक्ति के रूप में जीवन भर उनको प्रयोग करता रहता है। एक चीज, अब यहां एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको समझाता हूं। आप जब भी लैंग्वेज पढ़ेंगे, आपके रीट में दो लैंग्वेजेस हैं, मे बी हिंदी और इंग्लिश हो, मे बी संस्कृत और इंग्लिश हो, मे बी और कोई जो भी आपकी लोकल लैंग्वेजेस हो। दो लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करनी होती है रीट को पास करने के लिए। दोनों ही लैंग्वेजेस में भाषा का विकास एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। दोनों में आप पढ़ेंगे आपके सिलेबस में, लेकिन वहां कैसे मेंटल प्रोसेस में भाषा का विकास होता है वो वहां नहीं जान पाओगे। तो यहां उसको समझ लीजिए। देखिए कैसे, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज आपके हैं, इंग्लिश में आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं, तो बच्चों में सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज का डेवलपमेंट कैसे करेंगे, इंग्लिश भाषा उनको सिखाओगे कैसे, इसकी प्रक्रिया मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस में आपको समझाता हूं। मैंने यहां बताया कि नोम चोम्स्की क्या कहते हैं कि जो इनपुट देंगे वो प्रोसेस होगा और वही फिर आउटपुट के रूप में बाहर निकलेगा। तो फिर इस सिचुएशन में चोम्स्की के हिसाब से लैंग्वेज सीखने का क्रम हो गया। क्या क्रम हो गया? सबसे पहले क्या? बालक का सुनना, लिसनिंग। बालक सबसे पहले क्या करता है? लिसनिंग करता है, सुनता है, ये इनपुट के रूप में। सुनने के बाद प्रोसेस होगा और उसके बाद दूसरा काम क्या करेगा? वो बोलना। दूसरा प्रोसेस का हिस्सा होगा स्पीकिंग। स्पीकिंग करेगा। स्पीकिंग करने के बाद फिर आगे उसको अगर अवसर दिए जाएं तो वह पढ़ना शुरू करेगा, रीडिंग उसमें आ जाएगी, और अगर उसको अवसर दिए जाएं तो वह लिखना सीखेगा, अर्थात राइटिंग उसमें बनेगी। तो ये जो चारों स्किल होते हैं इन्हें हम कहते हैं LSRW इंग्लिश में, और हिंदी में या किसी भी भाषा में चारों स्किल होते हैं, इन्हें भाषाई विकास के स्किल्स कहा जाता है, स्किल्स ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। ये चारों स्किल एक ही क्रम में होते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। मैं नहीं कह रहा, नोम चोम्स्की कह रहे हैं। क्या
इन स्किल्स के सीक्वेंस को आपको चेंज नहीं करना है। जब आप बच्चों को इंग्लिश सिखा रहे हैं, मैं इंग्लिश की बात कर रहा था आपके साथ, तो इंग्लिश सिखाने के दौरान मोस्टली हम करते क्या है क्लासरूम में, सबसे पहले जो ही बच्चा हमारे पास में आता है उससे कॉपी मंगवाते हैं और कॉपी में ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल लिखना शुरू कर देते हैं। क्या यह सीधा कॉपी में लिखना बालक के भाषा अधिग्रहण की जो प्रक्रिया है उसके अनुसार है या नहीं है? तो आप कहेंगे नहीं, यहां बड़ी गड़बड़ हो रही है। क्या गड़बड़ हो रही है कि बालक के भाषाई विकास में जो सीक्वेंशियल चौथा नंबर था उसको आप पहले नंबर पे कर रहे हो। ये 4 नंबर की चीजें 4 नंबर पे ही रहेगी भाई, 1 नंबर की चीज 1 नंबर पे ही, और 2 वाली 2 पे, 3 वाली 3 पे है। इस क्रम को आप नहीं बदल सकते। इसलिए जब भी आप बालक में कोई नई भाषा का निर्माण कर रहे हो, क्योंकि 2 भाषाएं आपको सिखाई जा रही हैं, दोनों भाषाएं आप काम में लोगे, तो बालक को इंग्लिश सिखा रहे हो कक्षा 1 में आने के बाद, जब वो 5 साल का है, उसमें मदर टंग पहले से बन चुकी है, भाषा का बेसिक निर्माण पहले से हो चुका है, अब आप द्वितीय भाषा के रूप में इंग्लिश सिखा रहे हो, तो वहां पर ध्यान रखिए आज के बाद सबसे पहले बालक को बहुत ज्यादा सुनने के मौके आपको देना है, लिसनिंग पर बहुत ज्यादा काम करना है। जितना हो सके मैक्सिमम आप लिसनिंग पे काम करो। अगर लिसनिंग पे काम करेंगे, बालक को सुनने के मौके देंगे, तो नोम चोम्स्की के अनुसार उनको इनपुट मिलेगा, और जो इनपुट आपने दिया आपकी भाषा के हिसाब से उसका प्रोसेस होगा और फिर बालक बोलना शुरू करेगा। तो सबसे पहले लिखने पे काम नहीं करना, ना पढ़ने पे काम करना, ना बोलने पे काम करना। सबसे पहले किस पे काम करना फ्रेंड्स? सबसे पहले लिसनिंग पे काम करना। उसके बाद बालक को बोलने के अवसर बनवाना, अवसर उपलब्ध करना, क्योंकि जब आप इंग्लिश सिखा रहे हो बच्चों को तो वहां पर बालक को बोलने के मौके नहीं मिलते हैं। तो आप क्लासरूम में सब जगह इस तरह की सिचुएशन बनाओ बच्चे के साथ कि उसको बोलने के मौके मिले। उसके बाद आप जाके पढ़ने और लिखने पे आएंगे। ये एक सीक्वेंस है जो नोम चोम्स्की के द्वारा निर्धारित या बनाई गई सीखने की भाषा के विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ी हुई है। तो मुझे लगता है कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब उसके बाद आगे की हम बात करें दोस्तों, तो ये जो भाषा का विकास होता है, इस भाषा के विकास में अवस्थाओं के हिसाब से लगातार बच्चों के सीखने के स्तर, सीखने के लेवल भी बढ़ते चले जाते हैं। इस भाषाई विकास को अलग अलग 3, 4, 5 चरणों में बांटा गया है कि बालक पहले ये सीखेगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये। ऐसे जैसे जैसे बड़ा होगा तो जिस परिवेश की भाषा का निर्माण बालक में हो रहा है उस परिवेश की भाषा बालक में बनने लगेगी और बालक में शब्दों का भंडार बनने लगेगा। अगर बालक केरल में विकसित हो रहा है तो मलयालम के शब्दों का भंडार बनेगा, जापान में विकसित हो रहा है तो जापानी शब्दों का भंडार बनेगा। तो ये जैसे जैसे बड़ा होता है सब भंडार बढ़ता चला जाता है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसके लेकर काम किया है, आगे हम टेबल में समझेंगे किसने कितने शब्द किस अवस्था में बताए हैं। लेकिन भाषाई विकास की अवस्थाएं निर्धारित हैं, वो दुनिया के हर बालक में, चाहे वो किसी भी भाषाई क्षेत्र में रहता हो, किसी भी कोने में रहता हो, एक ही तरीका होगा कि बालक पहले सुनेगा, मस्तिष्क में प्रोसेस होगा, उसके बाद फिर बोलना शुरू करेगा। ऐसे ही सबसे पहले वो क्रंदन करेगा, फिर बबलाना करेगा, फिर वो 1 वर्ड पे आएगा, फिर 2 वर्ड पे। तो एक सीक्वेंस जो बना हुआ है वो नहीं बदलता, हर बालक के साथ वही फॉर्मेट, वही प्रक्रिया लागू होती है। कंटेंट बदलता है, कंटेंट बदलता है, भाषा का जो स्वरूप है वो बदलता है, लेकिन प्रोसेस नहीं बदलती, उसके बनने की प्रक्रिया वो नहीं बदलती। जो हमारे इनपुट है वो इनपुट, एलईडी, आउटपुट ये नहीं बदलते। मस्तिष्क की संरचना है जो वो हर बालक में एक जैसी रहती है। हाँ, थोड़ा फर्क हो सकता है, कुछ बालकों में ये प्रक्रिया थोड़ी तेजी के साथ हो, जल्दी हो जाती हो, कुछ बालकों में धीमी हो और देर से होती हो। तो व्यक्तिगत विभिन्नता के साथ भी भाषा का विकास महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है दोस्तों। इसके साथ एक और महत्वपूर्ण संपत्ति है बालक की भाषा और विचार। एक बार यहां भी थोड़ी बात करते हैं, भाषा और विचार 2 चीजें हैं। देखिए, भाषा और विचार, लैंग्वेज एंड थॉट। विचार का मतलब हो गया हमारे मस्तिष्क में बनने वाली विभिन्न संरचनाएं जो किसी उद्दीपकों के साथ जुड़ी हो सकती हैं, कल्पनाएं हो सकती हैं, या किसी भी विषय को लेकर, संक्रिया को लेकर, प्रक्रिया को लेकर हो सकती हैं। वैचारिक रूप से हम सब बहुत तीव्र होते हैं, बहुत फास्ट होते हैं। ऐसा माना जाता है कि 24 घंटे में कई लाख विचार हमारे मस्तिष्क में लगातार आते रहते हैं। विचारों को केंद्रित करना, संगठित करना, एक जैसा बनाए रखना बड़ा मुश्किल होता है। वैचारिक दृष्टिकोण से एक ही विषय वस्तु पर लगातार ध्यान केंद्रित करना, अवधान करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि विचारों की बहुत तेज गति होती है, विचारों की बहुत ज्यादा मात्रा होती है।
तो ये विचार एक अलग कॉन्सेप्ट और भाषा एक अलग कॉन्सेप्ट, दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं। लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने इसको अपने अपने अनुसार परिभाषित करने की कोशिश की है दोस्तों। जैसे एक मनोवैज्ञानिक हैं बेंजामिन। बेंजामिन क्या कहते हैं? बेंजामिन लीवाफ जो हैं, ये कहते हैं कि बालक में विचार जो हैं वो भाषा का निर्धारण करते हैं, विचार भाषा का निर्धारण करते हैं। एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम है जीन पियाजे। जीन पियाजे का कहना है कि भाषा विचारों के निर्धारक के रूप में होती है, भाषा विचारों का निर्धारण करती है। एक व्यक्ति है हमारे वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की कहते हैं कि विचार और भाषा दोनों अलग अलग होते हैं और दोनों की उत्पत्ति उद्गम भी अलग अलग होता है। ऐसा माना जाता है कि लगभग 2 वर्ष तक दोनों अलग अलग काम करते हैं, लेकिन 2 वर्ष के पश्चात जब बालक में भाषाई विकास हो जाता है, होने की ओर होता है, तो विचार उसके साथ मिलने लगते हैं और भाषा विचार दोनों साथ में काम करने लगते हैं। तो भाषा और विचार दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं। एक मनोवैज्ञानिक हैं जो मानते हैं कि बालक में भाषा का पहले विकास होता है, दूसरा मनोवैज्ञानिक है जो बोलता है कि भाषा का विकास बाद में होता है, विचार पहले बनता है, और तीसरा मनोवैज्ञानिक है जो ये मानता है कि भाषा और विकास दोनों अलग अलग हैं लेकिन आगे चल के दोनों साथ में हो जाते हैं। तो इस प्रकार भाषा और विचार दोनों का बालक के साथ कोलिब्रेटिव रूप से, समग्र रूप से, संगठनात्मक रूप से विकास होता है और दोनों का बहुत गहरा संबंध होता है दोस्तों। देखो कैसे संबंध होता है। दोनों का संबंध, आदमी विचार करेगा, जो उसमें विचार बनेगा उन विचारों की अभिव्यक्ति के लिए माध्यम बनाएगा भाषा को। तो प्रक्रिया को समझिए। मैं आपके साथ एक भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूं, तो मैं जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूं, जो लैंग्वेज में काम में ले रहा हूं, यह लैंग्वेज, यह भाषा किसके लिए? मेरे विचारों को आप तक पहुंचाने के लिए माध्यम के रूप में भाषा काम आ रही है। तो दोनों का बहुत गहरा संबंध होता है। जैसे जैसे विचार बदलते हैं वैसे भाषा भी बदलती रहती है, और विचार जो है भाषा के बिना अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं है तो विचार सामने प्रकट भी नहीं हो पाते हैं। तो दोनों के बीच बहुत गहरा संबंध होता है दोस्तों। चलिए डिटेल से समझते हैं एक बार आगे कि कैसे ये चीजें सारी की सारी काम करती हैं। बालक का भाषाई विकास। शिशु भाषा को सर्वप्रथम अभिव्यक्ति के लिए प्रयोग करता है। पीछे हमने पढ़ा, अभिव्यक्ति के लिए भाषा को सबसे पहले काम में लेता है। यह जो पहली भाषा है इसकी मदर टंग होती है, मातृभाषा होती है। परिवार के द्वारा ही बालक में भाषा का विकास होता है, क्योंकि मदर टंग कहाँ बोली जा रही है? परिवार में बोली जा रही है। तो सबसे महत्वपूर्ण योगदान देने वाली संस्था है परिवार। उसके बाद आपसे पूछें तो विद्यालय, उसके बाद पूछें तो समाज, और संपूर्ण सारी चीजें जिनके साथ बालक व्यवहारात्मक रूप से विकसित हो रहा होता है। स्वास्थ्य, अभिप्रेरणा व परिपक्वता भाषाई विकास को प्रभावित करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जैसा कि क्योंकि भाषा का निर्माण कहाँ हो रहा है? मस्तिष्क में हो रहा है। मस्तिष्क ठीक तरीके से कब विकसित होगा? जब स्वास्थ्य ठीक होगा। एक बालक स्वस्थ रूप से विकसित हो रहा है, उसका पूरा नर्व सिस्टम ठीक है, इनलैंड ग्लैंड्स उसकी ठीक काम कर रही हैं, फिजिकल स्ट्रक्चर पूरा सही तरीके से विकसित हो रहा है, तो उसका जो एलईडी बन रहा है मस्तिष्क में, भाषा ग्रहण करने की क्षमता बन रही है, वो भी ठीक तरीके से विकसित हो रही है। भाषा को ध्वनि के माध्यम से अभिव्यक्त करने के लिए जो वोकल सिस्टम है वो भी ठीक तरीके से काम करेगा। तो इसके लिए स्वास्थ्य का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। मोटिवेशन, अभिप्रेरणा, क्योंकि अभिप्रेरणा बालक को परिवार से मिलती हैं, या फिर जो भी सबसे पहले भाषा उसके साथ बनाने का काम करता है, भाषा संबंधी वातावरण उसको उपलब्ध करवाता, उससे उसको मिलती हैं। तो मोटिवेशन से लगातार बालक बोलता है और फिर बोलता है, फिर बोलता है, फिर बोलता है। तो जो उसने पहले बोला उससे वो मोटिवेट होता है अगले बार के लिए, अगले बार से फिर अगले बार के लिए, और लगातार मोटिवेटेड होते हुए आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार के मोटिवेशन से लगातार बालक में भाषा का विकास होता है। तीसरी चीज है यहाँ पर
परिपक्वता, किसकी परिपक्वता, यहां दोनों तरह की परिपक्वता है। पहली परिपक्वता मस्तिष्क जो शारीरिक संरचना है इसकी मैच्योरिटी, हमारे वोकल सिस्टम की मैच्योरिटी। दूसरी परिपक्वता मस्तिष्क में भाषा सीखने की जो क्षमता है जन्मजात, उस क्षमताओं में होने वाली परिपक्वता। दोनों ही परिपक्वता बालक के बड़े होने के साथ साथ उसमें बनती रहती हैं। तो तीन चीजें हैं जिनका सबसे महत्वपूर्ण बालक की भाषा में योगदान होता है। पहला उसका स्वास्थ्य, दूसरा उसका मोटिवेशन और तीसरा उसकी मैच्योरिटी जो बड़े होने के साथ बढ़ रही है। स्किनर क्या कहते हैं, देखो भाषा के लिए व्यवहारवादी हैं स्किनर। बच्चों में भाषा का विकास अनुकरण तथा पुनर्बलन का परिणाम होता है। किसका परिणाम, अनुकूलन तथा पुनर्बलन का, अनुकरण तथा पुनर्बलन का। अनुकरण जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया, बालक भाषा सुनकर प्रोसेस करता है फिर उसको आउटपुट में निकालता है, तो अनुकरण कर रहा है। किसका, सुनी हुई भाषा का अनुकरण कर रहा है। इसके अलावा पुनर्बलन यहां पर काम करता है, रीइंफोर्समेंट काम करता है। लगातार जब बच्चा पहले बोलता है ना परिवार में, तो हम बोलते हैं हाँ शाबाश वेरी गुड, हाँ बोल बोल बोल, मामा माँ 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 मामा माँ माँ मामा, तो हम बार बार उसको पुनर्बलन देते हैं बाहर से, और इस पुनर्बलन के द्वारा बालक में भाषा का विकास होता है। तो स्किनर क्या बोलते हैं, स्किनर के अनुसार अनुकरण और पुनर्बलन आपको याद रखना है। फिर भी आप कंफ्यूज हो तो आगे मैं बताऊंगा, जो रीइंफोर्समेंट की थ्योरी है, पुनर्बलन की थ्योरी है, वो स्किनर ने दी है। पुनर्बलन के जनक या इस कॉन्सेप्ट को देने वाले व्यक्ति स्किनर हैं। तो जिस भी डेफिनेशन में पुनर्बलन आ जाए भाषा को लेकर, तो डेफिनेटली किसकी होगी, स्किनर की होगी। स्किनर एक और बात बोलते हैं, बालक के द्वारा भाषा सुनकर अर्जित की जाती है। मैंने पीछे कहा ना कि व्यवहारवादी स्किनर जो है भाषा को अर्जन मानते हैं, तो अर्जित करते हैं। तो यहां भी पुनर्बलन क्या है, बाहर से मिलने वाला है, अर्जित होता है। तो आप कह सकते हैं कि भाषा जो है अर्जन के द्वारा प्राप्त होती है, जिसको बालक सुनता है। यह भी किसने कहा, स्किनर ने। व्यवहारवादियों के अनुसार भाषा का विकास साहचर्य, अनुकरण और पुनर्बलन पर आधारित होता है। दोनों पुनर्बलन और अनुकरण किसका हो गया, स्किनर का। साहचर्य एसोसिएशन होता है, एसोसिएशन को हम कंडीशनिंग भी कह सकते हैं। तो पावलो हम आगे पढ़ेंगे, पावलो व्यवहारवादी हैं, स्किनर भी व्यवहारवादी हैं, तो दोनों की बात यहां पर लागू होती है। पावलो कहते हैं कि जब हम किसी उद्दीपक के प्रति बार बार उद्दीपक हमारे सामने होता है, तो हम उस उद्दीपक के साथ जो अनुक्रियाएं करते हैं उनकी कंडीशनिंग हो जाती है, और लगातार फिर आगे अनुक्रियाएं क्यों होती हैं, उद्दीपक को हटा लेने के बाद भी अनुक्रियाएं होने लगती हैं। तो जैसे बालक को पहले माँ सिखाती हैं कि माँ 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 माँ, अब माँ नहीं बोलती हैं तो भी बालक में कंडीशनिंग हो जाती है, साहचर्य हो जाता है, एसोसिएशन हो जाता है, और बालक बोलने लगता है। हम ये जो साहचर्य बनाते हैं, एसोसिएशन बनाते हैं, बहुत सामान्य चीजों का बनाते हैं बालक की आयु और स्तर के अनुसार। जैसे बालक जब बहुत छोटा होता है तो उसको सिखाया जाता है कि जो पानी होता है ना, पानी को पापा बोलते हैं। अच्छा मुझे बताओ, पापा किसी डिक्शनरी में है पापा का मतलब पानी होता हो, पापा मीन वाटर? पापा तो कुछ और ही होते हैं भाई। बेचारे पापा को पानी बना दिया, क्यों बना दिया, क्योंकि पापा, पिताजी, इन शब्दों को अगर हम फादर के साथ एसोसिएट करते हैं तो ये प्रारंभ में सबसे पहले जब बालक बहुत छोटा है तो थोड़े मुश्किल कॉन्सेप्ट हैं। लेकिन पानी क्योंकि दैनिक आवश्यकता की चीज़ है, रोज़ाना वो लगातार पी रहा है, पानी उसके साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट होने वाली चीज़ है, तो पानी को पापा के साथ जोड़ दिया ताकि एसोसिएशन हो। किसका एसोसिएशन, ध्वनि का, भाषा का, बाहर की भौतिक वस्तु के साथ। तो शुरू में ये उसको सिखाया जाता है, उसके बाद फिर वो खुद ही बोलने लगता है, पास लगे तो पापा उसको चाहिए। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वह बड़ा होता है तो उसको कोई भी नहीं कहता कि भाई ये पापा जो है ना ये तो कोई और चीज है, पापा पानी नहीं होता है, सिर्फ तेरे को पागल बनाया गया था। ये स्वयं जान लेता है क्योंकि सीखता है, अनुकरण करता है। वो सीखता है, अनुकरण करता है, उसको पता लगता है कि नहीं पापा मैं पानी को बोलता था, ऐसा नहीं है, पानी तो पानी होता है, वाटर होता है। और बड़ा होने के बाद बालक कभी भी पानी के लिए पापा शब्द का इस्तेमाल नहीं करता है। तो ये ऑटोमेटिक अर्जित चीज होती है जो बालक में बनती चली जाती हैं। आगे बात करें, व्यवहारवादी क्या कहते हैं, भाषा विकास में अनुबंध, अनुकरण, परिपक्वता का सिद्धांत काम करता है। देखो तीन चीजें हैं, अनुबंधन होता है, कंडीशनिंग होती है, किसके द्वारा, अनुकरण के द्वारा, और परिपक्वता के साथ यह अनुबंधन और अनुकरण विकसित होता चला जाता है। तो जैसे जैसे बालक बड़ा हो रहा होता है, बड़े होने के साथ साथ वह अनुकरण भी करता रहता है, और अनुकरण करते 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 उसमें क्या हो जाती है, कंडीशनिंग हो जाती है, अनुबंधन हो जाता है, और थोड़ा और परिपक्व होने के बाद
उसको अनुकरण करने की आवश्यकता नहीं होती, किसी भी भाषा को बोलने के लिए किसी और को सुन के बोलने की आवश्यकता नहीं होती, उसमें खुद में कंडीशनिंग हो जाती है और जो ही वो स्थिति आती है, वो वस्तु आती हैं, वो विचार आते हैं, वह अपने अंदर बनी हुई क्षमताओं से उस चीज को बोलने लगता है, अभिव्यक्त करने लगता है। वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? दूसरी विचारधारा है, जैसे मैंने पीछे कहा था कि जन्मजात क्षमता होती है। वाइगोत्स्की कहते हैं भाषा न केवल विचार का निर्धारण करती है अपितु इसके पहले भी उत्पन्न होती है। मैंने पीछे भी आपको कहा था भाषा विचार और भाषा के साथ कनेक्शन है। तो वाइगोत्स्की का कहना है कि भाषा विचार का निर्धारण ही नहीं करती, इससे पहले भी उत्पन्न होती है। अर्थात क्या, भाषा मस्तिष्क में बनती तो है लेकिन ध्वनि के रूप में बाहर नहीं आ पाती हैं। हम मस्तिष्क में चीजों को जोड़ते हैं, समझते हैं, कनेक्शन बनाते हैं, उसके लिए भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। तो कौन कहते हैं? वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? भाषा न केवल विचार का निर्धारण करती है अपितु इससे पहले भी उत्पन्न होती है। अर्थात विचार का निर्धारण तो करती है लेकिन विचार के निर्धारण के साथ विचार से पहले भी भाषा उत्पन्न होती है। वाइगोत्स्की का ऐसा कहना है। आगे चलते हैं। नोम चोम्स्की अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट और विकासात्मक मनोवैज्ञानिक भी हैं। संज्ञान पे इन्होंने काफ़ी काम किया है, जीन पियाजे के समर्थक रहे हैं। तो नोम चोम्स्की जो हैं क्या कहते हैं? चोम्स्की कहते हैं कि बालक में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, बाय बर्थ इन्नेट, यह इस कैपेसिटी को लेकर आता है। चोम्स्की व्याकरण सीखने की अंतर्निहित तत्परता पर बल देते हैं। क्या कहते हैं? व्याकरण का मतलब यहाँ पर क्या है कि बालक जब भाषा सीख रहा होता है तो भाषा सीखने के दौरान उसको अलग से व्याकरण सिखाने की आवश्यकता नहीं होती, यह जन्मजात उसमें क्षमता होती है। देखो कैसे, जैसे जैसे बालक बड़ा होता रहता है धीरे धीरे उसमें चीजें आती रहती हैं और ये चीजें व्याकरण के दृष्टिकोण से जैसे ठीक सेंटेंस लगते हैं, ठीक कथन लगते हैं, वैसे बालक इनको बोलना शुरू करता है। जैसे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की बात करें तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का कॉन्सेप्ट बालक को बिना सिखाए ऑटोमेटिक वो व्यवहार से सीखता है, उसके जन्मजात क्षमता में पहले से होता है। जैसे वह मम्मी के लिए शी इस्तेमाल करेगा, पापा के लिए ही इस्तेमाल करेगा, ऐसा धीरे धीरे अचानक नहीं होता है, यह सिखाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही एक वचन और बहुवचन की बात करें तो एक वचन बहुवचन वो बोलेगा एक टॉफी दो या बहुत सारी टॉफियां दो, तो टॉफी और टॉफियां दोनों में फर्क वह कर रहा है। अगर बहुत सारी टॉफियों की संख्या ज्यादा है तो उनके लिए वो टॉफियां बोलेगा और एक ही है तो टॉफी बोलेगा। अंगुली एक है तो एक अंगुली की बात करेगा और बहुत सारी है तो अंगुलियों की बात करेगा। तो ये जो एक वचन बहुवचन का कॉन्सेप्ट मैंने बताया, व्याकरण ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट जो बताया, यह बालक को स्कूल में आने से पहले भी पता होता है। मदर टंग में इस कॉन्सेप्ट का लगातार वह दैनिक जीवन में काम करता है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग वाला है और भी कई सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं व्याकरण वाले, इन सबको बालक स्कूल आने से पहले बिना सिखाए मातृभाषा में कहीं ना कहीं लगातार प्रयोग करता रहता है। और यह जो काम होता है ना, यह बालक के मस्तिष्क में बनी हुई क्षमता के द्वारा जिस तरीके से सेंटेंस उसको व्याकरण में ठीक लगते हैं वैसे उनको बनाता है, फिट करता है और व्यवहार में अभिव्यक्त करता रहता है। तो चोम्स्की क्या कहते हैं? चोम्स्की कहते हैं कि व्याकरण सीखने की अंतर्निहित तत्परता होती है बालक में। और वाइगोत्स्की ने और पियाजे ने भी चोम्स्की का ही समर्थन किया है। किसको लेकर? क्या समर्थन? कि भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, जन्मजात बालक भाषा सीखने की योग्यता लेकर आता है। आगे बात करें, चोम्स्की की अर्जन क्षमता होती है। चोम्स्की बोलते हैं कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइसेस, एलईडी, एक हमारे मस्तिष्क में होता है जो भाषा को अर्जित करता है, भाषा को निर्माण करता है, भाषा की संरचना मस्तिष्क में बनाता है। और ये एलईडी जन्मजात होता है, इन्नेट एबिलिटीज हमारे मस्तिष्क में होती हैं। चोम्स्की के अनुसार भाषा केवल अनुकरण करके नहीं सीखी जा सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पीछे व्यवहारवादी इसके अंदर क्या कह रहे थे कि भाषा जो है वो अनुकरण से सीखी जाती है, पुनर्बलन से सीखी जाती है, इसके अंदर ऐसा बोलते हैं। लेकिन चोम्स्की क्या बोल रहे हैं? अनुकरण से ही नहीं सीखी जाती है। देखो, अनुकरण को ये नकार नहीं रहे हैं, अनुकरण को बोल रहे हैं अनुकरण तो है ही सही, वो अनुकरण करेगा तभी तो इनपुट मिलेगा उसको। तो अनुकरण सब कुछ नहीं होता, लेकिन ये ऐसा कर रहे हैं अनुकरण से ही नहीं सीखी जाती है, बल्कि भाषिक अर्जन, लैंग्वेज एक्विजिशन जो क्षमता होती है वह वाक्यों को सुनकर असीमित वाक्यों को बोलना और उनको सीखने की क्षमता बालक विकसित करता है। इसी क्षमता के द्वारा बच्चा भाषा के नए नए प्रयोग करता है। केवल अनुकरण ही नहीं, बालक ने किसी एक कॉन्सेप्ट को लेकर कुछ वाक्य सुने और इन वाक्यों को बालक मस्तिष्क में इन पर
विचार करता है, इनका सृजन करता है, इनका विस्तार करता है, और इसी तरह के सेंटेंसेस किसी दूसरी सिचुएशन पे, दूसरे कॉन्सेप्ट पे भी बालक बोल सकता है। बालक ने 5 शब्दों को एक बार सीख लिया, एक किसी सिचुएशन को लेकर 5 शब्दों को कैसे वाक्य में प्रयोग किया, यह बालक ने सीख लिया। अब इन 5 शब्दों का बालक किसी अन्य वाक्य के रूप में, किसी अन्य परिस्थिति पर कहीं भी काम में ले सकता है। ऐसी क्षमता बालक में जन्मजात होती है, और चोम्स्की कहते हैं कि इस क्षमता के द्वारा ही बालक विभिन्न वाक्यों का प्रयोग करता है, विभिन्न शब्दों का भंडार इकट्ठा करता है, और विभिन्न सिचुएशन के लिए बहुत सारी बातें अपने द्वारा भाषाई विकास के रूप में अभिव्यक्त करता है। एक डायग्राम आप देख पा रहे हैं कि यहां पर बालक के मस्तिष्क में पहले बहुत सारी संरचना भाषा की बनी हुई है, जिसको हम कहते हैं एलएडी, ये लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइसेस है। यहां पर संरचना बन रही है इनपुट के माध्यम से, और फिर ये सारी की सारी संरचना अभिव्यक्ति के लिए बाहर प्रकट होती हैं, व्यवहार में दिखाई देती हैं। चोम्स्की बोलते हैं कि यह जो प्रोसेस है भाषा सीखने की, इसे आगमन निगमन प्रक्रिया के रूप में समझा जा सकता है। पहले इनपुट दिए जाते हैं बालक को, इनपुट के बाद एलईडी के साथ ये संरचित होती हैं, और फिर आउटपुट के रूप में, निगम के रूप में ये बाहर निकलती हैं। आगे और बात करें तो बालक में जो भाषा का विकास होता है, इस भाषाई विकास की अवस्थाएं निर्धारित की गई हैं। किस हिसाब से? इन अवस्थाओं को आयु के साथ जोड़ा हुआ है कि जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाता है, एक आयु पूरी करने के बाद इस तरह की भाषाई गतिविधियां बालक में दिखती हैं अभिव्यक्तियों में। थोड़ा और बड़ा होने के बाद ये अभिव्यक्तियां दिखती हैं, थोड़ा और बड़ा होने के बाद। तो बालक जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, भाषाई अभिव्यक्तियों का स्तर उच्च और बढ़ता चला जाता है। इस भाषाई विकास को निम्न अवस्थाओं में बताने की कोशिश की है। देखिए, पहली अवस्था होती है क्रंदन, कूइंग जिसको कहा जाता है। यह भाषा सीखने की प्रथम अवस्था है, जो प्रारंभिक रूप में होती है और हाव भाव के साथ ये जुड़ी हुई होती हैं। देखिए कैसे बालक सबसे पहले जन्म लेते ही रोने की ध्वनि करता है। रोने के साथ साथ वह विभिन्न तरह की साउंड्स निकालता है, विभिन्न ध्वनियां निकालता है। इन ध्वनियों का, साउंड्स का कोई अर्थ नहीं होता। कोई बालक इंटेंशनली ऐसा नहीं करता है कि किसी विशेष अभिव्यक्ति के लिए ऐसा कर रहा हो, ऐसा नहीं, बालक के नेचर में होता है। तो इस प्रकार सबसे पहले बालक जो ये निरर्थक ध्वनियां निकालता है, इस तरह के उसको कहा है क्रंदन, कूइंग कहा जाता है, जो बालक में 3 से लेकर 6 माह तक लगातार चलता रहता है। जो बालक में जन्म से ही शुरू हो जाता है, जन्म से लेके पहले शुरुआती दिनों में यह चलता है। दूसरी अवस्था है बबलाना, तुतलाना भी कहते हैं इसको, बेबलिंग भी कहा जाता है। तो यह जो दूसरी अवस्था है, यह 3 से लेकर 6 माह तक चलती है। इस अवस्था में बालक क्या करता है? विभिन्न स्वर ध्वनियों का उच्चारण करता है, वोवेल साउंड्स को वो प्रोड्यूस करने लगता है। पहले तो क्या था? केवल ध्वनियां थी, कोई अर्थ उनका नहीं था, और अब ये ध्वनियां ही हैं, लेकिन ये वोवेल ध्वनियां बन गई हैं। तो वो चीजें थोड़ी और परिष्कृत हो रही हैं, भाषा का विकास थोड़ा उच्च स्तर की ओर जा रहा है। थोड़ा और बड़ा होता है बालक, 6 से 10 महीने का हो जाता है, तो यहाँ बालक एक शब्द निकालना शुरू करता है, एक एक शब्द बालक बोलना शुरू करता है। और बालक जो पहला सार्थक शब्द होता है, वो लगभग 12 महीने में, 1 वर्ष की अवस्था में पहला सार्थक शब्द होता है। एक शब्द, वन वर्ड स्टेज या सार्थक शब्द में फर्क क्या है? देखो, शब्द का मतलब कोई सा भी हो सकता है, लेकिन सार्थक शब्द का मतलब हो गया ऐसा शब्द जो किसी मैसेज को डिलीवर करता हो, ऐसा शब्द जो किसी वस्तु स्थिति के साथ जुड़ा हुआ हो, जिसको सुनने के बाद सुनने वाला जो है उस चीज के बारे में समझ ले, अभिव्यक्ति को जान लेवे, उसे कहा जाता है सार्थक शब्द। तो वन वर्ड स्टेज के साथ आगे जो होता है, पहला शब्द बालक प्रोड्यूस करता है लगभग 12 महीने की आयु में, 1 वर्ष की आयु में। उसके बाद अगली और जब बड़ा हो जाता है तो 12 से लेकर 18 माह को माना है टू वर्ड स्टेज, जहां 2 शब्द बालक बोलने लगता है। यह एकल हो सकते हैं या एकल अर्थ वाले शब्द भी हो सकते हैं, सिंगल और वन सिमेंटिक मीनिंग्स यहां पर हो सकते हैं। थोड़ा बालक और बड़ा होता है, 2 वर्ष का हो जाता है, 24 से लेकर 30 महीने का होता है, तो भाषाई विकास की अगली अवस्था को बोलते हैं टेलीग्राफिक भाषा या टेलीग्राफिक स्टेज इसको कहा जाता है, टेलीग्राफिक अवस्था इसको कहा जाता है, जहां पर बालक में वाक्य संरचना बननी शुरू हो जाती है, विभिन्न सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन खुद बनाना शुरू कर देता है। तो याद रखिए, दुनिया के किसी भी बालक में, चाहे वो अमेरिका में हो, जापान में हो, भारत में हो, भारत के किसी भी कोने में हो, कहीं भी हो, भाषा विकास की अवस्थाओं का क्रम यही रहेगा। भाषा विकास की अवस्थाओं का क्रम यही रहेगा हर बालक में। यहां समय के साथ थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है, लिंग के हिसाब से चीजें आगे पीछे हो सकती हैं, प्लस
ये जो कंटेंट है, ये कंटेंट कौन सा होगा? ये एक शब्द है, दो शब्द है, वाक्य संरचना है, ये उस भाषा का होगा जो बालक जिस परिवेश में भाषा को अर्जन कर रहा है, जहां इनपुट जा रहा है। तो जापान में है तो ये कंटेंट जो है, ये कंटेंट जापानी होगा, इंडिया में है तो हिंदी में और लोकल लैंग्वेजेस में होगा, या फिर यूरोप में है तो इंग्लिश में होगा। लेकिन बालक में भाषा विकास की अवस्थाओं का क्रम यही रहेगा। इससे जुड़े हुए दो टर्म और हैं, दो शब्द और हैं जिसको जान लेते हैं। एक है आपका रूपी, इंग्लिश में कहते हैं इसको मॉर्फिम्स। मॉर्फिम्स किसी भी भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई होती हैं। याद रखिए, किसी भी भाषा की अर्थपूर्ण इकाई, जैसे पेन है, पेंसिल है, अंगुली है, ये अर्थपूर्ण इकाई जो एक ही बार में बोल दी जाती हैं, इस पहली अर्थपूर्ण इकाई को कहा जाता है मॉर्फिम्स। एक और टर्म है स्वनिम या ध्वनिग्राम, फनिम्स कहा जाता है इसको। फनिम्स क्या होता है? किसी भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई ध्वनि की वो तो कही जाती हैं फनिम्स, और अर्थपूर्ण इकाई जो भाषा की होती हैं वो कही जाती हैं मॉर्फिम्स। और आगे चलते हैं तो स्मिथ और सिसोर जो हैं ये मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने बालक में बड़े होने के साथ साथ अवस्थाओं के माध्यम से शब्दों का जो भंडार होता है उसकी संख्या को लेकर कुछ एक टेबल दी है। यह टेबल इन दोनों व्यक्तियों के अनुसार है। यहां मैंने प्रत्येक के साथ आगे लिखा हुआ है कि कहां स्मिथ के अनुसार है, कौन सी सिसोर के अनुसार है। कॉमन है, इनमें कुछ अंतर भी है दोनों व्यक्तियों में, और किसी अन्य व्यक्ति की बात करेंगे तो कुछ कलेक्शन में अंतर होगा। अंतर होने के पीछे कारण क्या है कि आयु बढ़ने के साथ साथ बालक में जो शब्दों का भंडार बनता है, यह शब्दों का भंडार बनना कई तरह के कारकों के कारण निर्धारित होता है। जैसे बालक अगर बुद्धिमान है, प्रतिभाशाली बालक हैं, तो यह शब्द भंडार सामान्य या मंद बुद्धि बालक की तुलना में ज्यादा होगा। बालक को बहुत ज्यादा सुनने के मौके मिल रहे हैं, बहुत ज्यादा भाषाई वातावरण बालक को मिल रहा है, तो तुलनात्मक एक बालक जिसको भाषाई वातावरण नहीं मिल रहा है उससे उसमें ज्यादा होगा। तो ये क्षेत्रवार, वर्गवार या अन्य किसी मानसिक और शारीरिक परिस्थितियों के आधार पर थोड़े थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन यह आयु के साथ साथ स्मिथ और दूसरे व्यक्ति जो हमारे सिसोर हैं इनके अनुसार मैंने बताने की कोशिश की है। दोस्तों एक और चीज, बालक में भाषा का विकास जो होता है ना, वो भाषा का विकास सुनने के साथ ही होता है। अगर बालक को इनपुट नहीं मिलेगा, सुनने के मौके नहीं मिलेंगे, तो ना तो शब्द भंडार बन पाएगा और ना ही लैंग्वेज का उसमें विकास हो पाएगा। इसलिए कहते हैं कि जो बहरा होता है वह गूंगा भी होता है। जो बहरा है वो गूंगा क्यों होता है? क्योंकि कान काम नहीं कर रहे हैं, तो कान काम नहीं कर रहे हैं तो इनपुट मस्तिष्क में नहीं पहुंचा। अगर इनपुट मस्तिष्क में नहीं पहुंचा, एलईडी का निर्माण नहीं हुआ, तो भाई आउटपुट कैसे होगा? इसीलिए जो बहरा होता है वो गूंगा भी होता है। तो शब्दों का भंडार, भाषा का निर्माण, ये सब इनपुट पे डिपेंड करता है। चलिए देखते हैं। जब बालक 8 महीने का होता है तो स्मिथ मानते हैं कि उसमें शब्द संख्या जो है वो ज्यादा नहीं होती हैं, ध्वनियां होती हैं, स्वर होते हैं या सामान्य चीजें होती हैं जो शब्द सार्थक के रूप में नहीं कहे जा सकते हैं। जब बालक 10 महीने का हो जाता है, स्मिथ कहते हैं कि उसमें एक शब्द बन जाता है, एक शब्द का कलेक्शन उसके ब्रेन में बन जाता है। यही बालक जब 1 वर्ष का हो जाता है तो 3 शब्द उसमें बन जाते हैं। 1 से 3 वर्ष के बालक में 19 शब्दों का भंडार बालक में बन जाता है। 1 से लेके 6 वर्ष में बालक में 22 शब्दों का भंडार बन जाता है। 1 से लेके 9 वर्ष में 118 शब्द बालक के मस्तिष्क में भंडार के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं। 2 वर्ष में 272 शब्द, 4 वर्ष में 1550 शब्द। यहां तक स्मिथ के अनुसार सारा का सारा कैलकुलेशन है। लेकिन आगे चल के जो सिसोर है उन्होंने बालक में बाल्यावस्था में शिशुअवस्था के आगे चलकर कैसे कैसे विकास होता है उसकी एक टेबल दी है। तो दोनों में तुलनात्मक यहां समझने की कोशिश करें। 4 वर्ष का जो बालक है, 4 वर्ष के बालक में सिसोर मानते हैं कि 1560 शब्द बनते हैं, लेकिन 4 वर्ष में ही स्मिथ ने 1550 शब्द कहे हैं। यहां थोड़ा सा फर्क है, स्मिथ से ज्यादा सिसोर मानते हैं 4 वर्ष के बालक में शब्द भंडार की संख्या। आगे 5वें वर्ष की बात करें तो 5वें वर्ष में स्मिथ मानते हैं 2072 शब्द बालक में भंडार के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन सिसोर मानते हैं कि यहां 9600 शब्द बालक के मस्तिष्क में बन चुके होते हैं। ऐसे ही 6 वर्ष की आयु में बालक में 2562 शब्द स्मिथ के अनुसार बन जाते हैं। तो ये शेषावस्था में बालक में शब्दावली का भंडार कैसे होता है, वर्ड कलेक्शन कैसे होता है, इसको आयु के साथ एक टेबल से हमने समझा।
बाल्यावस्था में जब बालक बड़ा हो जाता है तो बाल्यावस्था में शब्द भंडार की संख्या, शब्दों की संख्या 7 साल में 21,200 मानी हुई है। 8 वर्ष के बालक में 26,300 है, 10 साल के बालक में 34,300 है और 12 वर्ष के बालक में लगभग 50,000 से ज्यादा शब्दों का भंडार माना जाता है। क्योंकि अब 12, 13, 14, 15 वर्ष के बालक में लगभग मानसिक विकास पूर्णता की ओर हो जाता है और 15, 16 वर्ष में मानसिक विकास पूरा हो जाता है और मानसिक विकास के साथ साथ बालक में अमूर्त चीजें बनने लगती हैं, अमूर्त कॉन्सेप्ट बनने लगते हैं, विचार बनने लगते हैं, तो बहुत सारे शब्दों का भंडार बालक में बनने लग जाता है। और याद रखिए, बालक में जो शुरुआती दौर में ये शब्दों का भंडार बन जाता है, यही शब्दों का भंडार पूरे जीवन भर चलता रहता है। हम आगे चल के सिर्फ इनको रिप्लेस करते हैं। रिप्लेस कैसे करते हैं कि बालक ने पहले पानी के लिए मम सीखा या पापा सीखा, अब पानी पानी है लेकिन पानी की जगह उसने वाटर शब्द को रिप्लेस कर दिया, मम चला गया और नया शब्द आ गया। आगे चल के फिर उसको नील, सलील, जल, तो जो भी वो कहता है उसके हिसाब से जिस परिवेश में रहता है, तो जो रूट वर्ड है उनको रिप्लेस करता रहता है। तो जो रूट वर्ड शुरू में बनते हैं, शुरू में शब्दों का भंडार बनता है, ये प्रारंभिक काफी बड़ी मात्रा में होता है, फिर बाकी के पूरे जीवन में इनको रिप्लेस करते हुए, ट्रांसलेट करते हुए बालक आगे का भाषाई व्यवहार समाज के साथ करता रहता है। दोस्तों थोड़ा आगे चलते हैं। बालक में भाषाई विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें, इससे पहले एक बार अपन विचार और भाषा को समझते हैं, फिर कारकों पर आएंगे। मैंने पीछे आपको बताने की कोशिश की थी कि विचार और भाषा दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन दोनों साथ में जुड़े होते हैं। कैसे? भाषा विचार को निर्धारित करती हैं या फिर विचार भाषा को, तथा विचार एवं भाषा का उद्गम भिन्न भिन्न होता है, इससे संबंधित 3 दृष्टिकोण हैं। यहां आपको ध्यान रखना, कई बार ऐसे क्वेश्चन बन जाता है। पहला दृष्टिकोण क्या है दोस्तों? विचार के निर्धारक के रूप में भाषा। क्या है पहला दृष्टिकोण? विचार के निर्धारक के रूप में भाषा। तो यहां पर भाषा क्या हो रही है? विचार का निर्धारण कर रही है। और यह कॉन्सेप्ट किसने दिया? ये बेंजामिन लीवोर्फ का है। किसका? बेंजामिन लीवोर्फ का है। ये क्या कहते हैं? इनका मत था कि भाषा विचार की अंतर वस्तु का निर्धारण करती है। भाषा विचार की अंतर वस्तु का निर्धारण करती है, अर्थात विचार से पहले भाषा बनती है और वह भाषा की अंतर वस्तु का विचार भाषा विचार के अंतर वस्तु का निर्धारण करती है। यह दृष्टिकोण क्या कहलाता है? यह कहलाता है भाषाई सापेक्षता प्राकल्पना। भाषाई सापेक्षता प्राकल्पना, याद रखना है। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी हाइपोथेसिस। लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी हाइपोथेसिस किसने दिया? बेंजामिन लीवोर्फ ने दिया, जो क्या बोलते हैं कि विचार के निर्धारक के रूप में भाषा काम करती है। दूसरा कॉन्सेप्ट, भाषा के निर्धारक के रूप में विचार। यहां पर भाषा का निर्धारक किसको मान लिया है? विचारों को मान लिया है। और ये व्यक्ति कौन है? जीन पियाजे हैं। जीन पियाजे का मानना है कि भाषा न केवल विचार का निर्धारण करती है, अपितु इसके पहले भी उत्पन्न होती है। तो यहाँ भाषा पहले उत्पन्न होती है और उसके बाद विचारों का निर्धारण करती है। तो भाषा पहले बनी, विचार बाद में बने, ऐसा कौन मानते हैं? जीन पियाजे ऐसा मानते हैं। तीसरा दृष्टिकोण क्या है? भाषा एवं विचार के भिन्न भिन्न उद्गम होते हैं, मतलब भाषा और विचार दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों एक साथ नहीं होते हैं। यह मानना है रूसी मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की का। लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि लगभग 2 वर्ष की उम्र तक जहां भाषा एवं विचार दोनों मिल जाते हैं, तो कहां मिल रहे हैं? 2 वर्ष में तो भाषा और विचार दोनों मिल गए हैं, लेकिन इससे पहले बच्चे में विचार एवं भाषा का विकास अलग अलग होता है। कैसे होता है? भाषा अलग बनेगी, विचार अलग बनेगा। 2 वर्ष की आयु के पश्चात विचार पूर्ववाचिक होते हैं। कैसे होते हैं? पूर्ववाचिक होते हैं और इसका अनुभव क्रियाओं में अधिक होता है। जैसे 2 वर्ष से पहले जो भाषा होती हैं वो विचारों के अनुसार नहीं होती हैं, अनुकरण के द्वारा होती हैं और शारीरिक क्रियाओं के द्वारा बालक अभिव्यक्तियों को बताता है, भाषा का इस्तेमाल नहीं करता है, क्योंकि यह संवेदी पेशीय अवस्था होती है। ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, शारीरिक लैंग्वेज के द्वारा बालक सारी बातों को स्पष्ट करता है। लेकिन जो ही 2 वर्ष के बाद आता है तो विचारों को भाषा के माध्यम से स्पष्ट करने लगता है, या फिर विचारों को व्यक्त करने के लिए फिजिकल स्ट्रक्चर की, फिजिकल गतिविधियों की, शारीरिक गतिविधियों की आवश्यकता नहीं है, भाषा उसका स्थान ले लेती है। इसीलिए वाइगोत्स्की कहते हैं कि 2 वर्ष के बाद भाषा और विचार दोनों आपस में मिल जाते हैं, जबकि इससे पहले दोनों का उद्गम स्थल अलग अलग होता है। ऐसा कौन मानते हैं? ऐसा मानते हैं हमारे
वाइगोस्की जो कि रूसी मनोवैज्ञानिक हैं। तो ये 3 तरह के दृष्टिकोण हो गए भाषा और विचार को लेकर। कॉमन बात क्या याद रखनी है आपको कि भाषा और विचार दोनों साथ में चलते हैं। हम जब मैच्योर्ड हो जाते हैं, बच्चा जब स्कूल में आपके पास आ जाता है, तो बच्चा जब स्कूल में आपके पास आ गया है तो वह अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए भाषा को माध्यम बना रहा है। तो भाषा और विचार दोनों साथ में हैं, दोनों साथ में काम कर रहे हैं। अब पहले क्या बना बालक में, पहले किस चीज से प्रारंभ हुई, इस पे ज्यादा अपने को नहीं जाना। ये सिर्फ व्यक्तियों का नाम आपको ध्यान रखना है और विचारधारा का नाम आपको ध्यान रखना है। लेकिन बालक जब स्कूल में आपके पास आ गया है तो यहां भाषा और विचार दोनों साथ में काम करते हैं। विचार को अभिव्यक्त करने का माध्यम कौन बनती है? भाषा बनती है। अब आगे चलते हैं कि बालक में जो भाषा का विकास होता है वो भाषा का विकास किन किन कारकों के द्वारा प्रभावित होता है। तो दोस्तों कई सारे कारक होते हैं जो बालक के भाषाई विकास को प्रभावित करते हैं। फिर भी कुछ मेन कारकों की बात करते हैं। जैसे पहला कारक होता है बुद्धि। बुद्धि का बहुत गहरा संबंध होता है बालक के लैंग्वेज डेवलपमेंट के साथ। भाषाई विकास में या भाषाई अभिव्यक्तियों में बालक की बुद्धि को जांचा जाता है, बालक की बुद्धि को परखा जाता है। बालक कितना बुद्धिमान है, सामान्य है या कम मंद बुद्धि वाला है, ये उसकी भाषाई अभिव्यक्तियों के द्वारा आसानी से जांचा और परखा जा सकता है। अर्थात भाषा में बौद्धिक चीजें जो हैं वो प्रभावित होती हैं। देखो कैसे, मैंने रिसेंटली आपको बताया कि जो प्रतिभाशाली बालक होता है वो प्रतिभाशाली बालक सामान्य और बिलो IQ लेवल के बालकों से ज्यादा अधिक शब्दों का भंडार रखता है, ज्यादा अच्छे से भाषाई अभिव्यक्तियां कर पाता है, उनकी तुलना में जल्दी बोलना शुरू करता है, थोड़ा पहले बोलता है। तो ये सारा का सारा फर्क किसका हो गया? बुद्धि का हो गया। जबकि जो औसत बालक होता है वो प्रतिभाशाली की तुलना में थोड़ा सा धीरे सीखता है, कम शब्दों का भंडार उसके पास में होता है, विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए प्रॉपर भाषा उसको नहीं मिल पाती है। और जो निम्न बुद्धि वाला होता है वह तुलनात्मक औसत से और प्रतिभाशाली से और बहुत कम शब्दों का भंडार उसके मस्तिष्क में होता है। विचारों को भाषा के माध्यम से ठीक तरीके से अभिव्यक्त कर पाने की क्षमता उसमें नहीं हो पाती है, सुनकर समझने की क्षमता उसमें नहीं बन पाती है। तो बुद्धि के साथ इसका गहरा संबंध होता है। पहली चीज। एक और चीज कि हमने पीछे समझा, चोम्स्की क्या कहते हैं? चोम्स्की कहते हैं कि LED होता है मस्तिष्क में जो भाषा को ग्रहण करता है, प्रोसेस करता है और फिर आउटपुट के रूप में अभिव्यक्ति के साथ व्यवहार में प्रकट करता है। तो ये जो मस्तिष्क में LED काम कर रहा है, जहां भाषा संरचना के रूप में बन रही है, प्रक्रिया हो रही है, ये जो LED है इसका सीधा संबंध होता है बुद्धि के साथ। LED बुद्धि का ही एक कॉन्सेप्ट है, बुद्धि के साथ जुड़ा होता है। तो LED मेंटल प्रोसेस, जहां भाषा जो एक्वायर हो रही है, अर्जित हो रही है, ये जो डिवाइसेज हैं इनका संबंध भी बुद्धि के साथ में होता है। अगर बुद्धि बहुत अच्छी है तो LED बहुत हाई लेवल का होगा, तेजी के साथ एक्वायर करेगा, एक्विजिशन करेगा, आउटपुट करेगा। और यह सामान्य या कम है तो धीरे करेगा, तुलनात्मक मंद होगा। इसलिए बुद्धि का सीधा संबंध होता है दोस्तों बालक के भाषाई विकास के साथ। दूसरा कारक हमारा जैविकीय कारक। जैविकीय कारक का मतलब जो वंशानुक्रम में बालक को मिल गए हैं, वंशानुक्रम में बालक के साथ आ गए हैं, इस फिजिकल स्ट्रक्चर के साथ में जुड़े हुए हैं, शरीर के साथ में जुड़े हुए हैं, इन्हें कहा जाता है जैविकीय कारक। तो बुद्धि भी क्या है? ये भी जैविकीय कारक है। हमारा लिंग जो होता है वो भी जैविकीय कारक होता है। उसके अलावा सुनने की क्षमता, LED के साथ प्रक्रिया होने की क्षमता, बोलने की क्षमता, हमारा वोकल सिस्टम, ये सब जैविकीय कारक हैं। मैंने पीछे आपको बताया कि जो बालक बहरा होता है वह गूंगा भी होता है। ऐसा क्यों हुआ? भाषा क्यों नहीं बन पाई? भाषा बनने की क्षमता तो थी, लेकिन जैविकीय कारक, जैविकीय संरचना में एक जो सेंस था, सुनने का जो सेंस था वह उसका प्रॉपर नहीं हुआ, तो लैंग्वेज का डेवलपमेंट ही नहीं हो पाया। कई बालक जिनका वोकल सिस्टम सही नहीं हो पाता है, बोल नहीं पाते हैं, बोलने में गड़बड़ होती है, तो वो सुनते भी हैं, समझते भी हैं, प्रोसेस भी होता है, लेकिन अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। तो ये जैविकीय कारक हो गया। कई बार बालक किसी कारणवश बीमार हो जाता है या उसका कुपोषण का शिकार हो जाता है या और कोई कारण होते हैं, तो जैविकीय संरचनाओं में गड़बड़ हो जाती है, ये व्यवस्थित नहीं होती हैं, स्वस्थता नहीं होती हैं, जिसके चलते भी बालक में भाषा का विकास प्रभावित होता है। तो जितने भी बालक के भाषाई विकास के साथ जुड़े हुए संपर्क होते हैं, उनमें से जो प्रारंभिक होते हैं, जिनका क्षमताओं के साथ संबंध होता है, वो सारे के सारे जैविकीय होते हैं। तो जैविकीय कारक बालक में भाषाई विकास को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। आगे चले, लिंग की बात करें तो
बालक और बालिका, मैंने पीछे भी आपको बताया, बालिकाएं बालकों की तुलना में जल्दी बोलना सीखती हैं, बालिकाएं बालकों की तुलना में ज़्यादा शब्द भंडार रखती हैं, बालिकाएं बालकों की तुलना में ज़्यादा वाचाल होती हैं, बालिकाएं बालकों की तुलना में उनकी आवाज़ में तीव्रता ज़्यादा होती हैं, तीखापन ज़्यादा होता है। तो ये लिंग के हिसाब से भी भाषाई विकास में कुछ फर्क होता है, अंतर होता है, इसीलिए लिंग भी भाषाई विकास को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक होता है। इसका मतलब यह नहीं होता कि बालिकाओं की बुद्धि ज़्यादा होती है, बालकों की बुद्धि कम होती है, ऐसा नहीं। यह भी नहीं होता कि बालिकाओं में सुनने की क्षमता ज़्यादा होती है, बोलने की क्षमता ज़्यादा होती है, ऐसा नहीं। सेंसेस अपनी जगह हैं, बुद्धि अपनी जगह है, वोकल सिस्टम अपनी जगह है, एलईडी अपनी जगह है, क्षमताएं अपनी जगह हैं, लेकिन लिंग ये तय करता है कि बालिकाएं भाषा में थोड़ी सी बच्चों से एक स्टेप आगे होती है, बस इतना सा है। आगे वातावरणीय कारक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बालक में जो भाषा का विकास हो रहा है वो अर्जित होता है, अनुकरण करता है, पुनर्बलन मिलता है। तो अनुकरण किसका करेगा? वातावरणीय कारकों का। अर्जन कहाँ से करेगा? वातावरण से ही बालक में अर्जन होगा। पुनर्बलन भी कहाँ से मिलेगा बालक को? वातावरण से ही मिलेगा। तो ये सारे के सारे जो वातावरणीय कारक हैं, बाहर से मिलने वाले कारक हैं, जिसमें आपका पारिवारिक वातावरण हो गया, सामाजिक वातावरण हो गया, भौतिक वातावरण हो गया, जलवायु वातावरण हो गया, किस तरह के एरियाज में आप रहते हैं। कुछ एरिया जैसे मान लीजिए जंगल वाला एरिया है, आदिवासी प्रजातियां जो होती हैं वो तिथरे बिथरे रहते हैं, समूह में कम रहते हैं, तो वहाँ जब समूह में नहीं रहते हैं तो ज़्यादा भाषाओं का आदान प्रदान नहीं हो पाता है, तो बालक को सुनने के मौके ही नहीं मिल पाते हैं। तो तुलनात्मक एक बालक जो बहुत ज़्यादा सामाजिक और बहुत ज़्यादा लोगों के समूह में रहता है, वो तुलनात्मक उस एक आदिवासी बालक से जो तिथरे हुए रहते हैं, समूह में नहीं रहते हैं, उसकी तुलना में ज़्यादा भाषाई अभिव्यक्तियों को कर पाने में सक्षम होगा, क्योंकि उसको इस तरह का वातावरण मिल पा रहा है। आगे चलें। अभिप्रेरणा, अनुकरण और अनुबंधन मैंने कई बार पीछे बता दिया। मोटिवेशन से ही भाषा का विकास होता है, क्योंकि मोटिवेशन के द्वारा बालक और प्रयास करता है। अनुकरण चीज़ों को सुनता है और सुनकर फिर आउटपुट देता है, तो अनुकरण हो रहा है, सुनी हुई चीज़ों को बोल पा रहा है। अनुबंधन पहले अनुकरण से सीखता है, लेकिन लगातार सुनते कंडीशनिंग हो जाती है, अनुबंधन हो जाता है, और अनुबंधन हो जाने के बाद अब उसको सुनने की आवश्यकता नहीं है, अनुकरण की आवश्यकता नहीं है, अभिप्रेरणा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब कंडीशनिंग हो गई है। अब खुद बालक तुरंत भाषाई क्षमताओं के माध्यम से अभिव्यक्तियां करने लगता है और भाषाई व्यवहार को बाहर प्रकट करने लगता है। विद्यालय और शिक्षक, विद्यालय का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है भाषा के विकास में। हालांकि बालक में विद्यालय में पहुंचने से पहले ही बालक का लगभग पूर्ण विकास हो चुका होता है, भाषा का पूर्ण विकास हो चुका होता है, लेकिन यह भाषा का विकास उसकी मातृभाषा में होता है, मदर टंग में होता है। इस मदर टंग में जो भाषाई विकास हुआ, इसको द्वितीय लैंग्वेज में या दूसरी स्थानीय भाषा में कैसे कन्वर्ट करना है, यह डिपेंड करता है विद्यालय के साथ और शिक्षक के साथ। आपको दो भाषाएं इसलिए सिखाई जा रही हैं, आपके सिलेबस में दो लैंग्वेज इसीलिए हैं कि बालक जिस भी भाषाई परिवेश का हो, एटलीस्ट आपके पास दो विकल्प तो हों, ताकि आप उसकी दोनों विकल्पों में से, दोनों भाषाओं में से किसी भी माध्यम से उसकी मातृभाषा को परिष्कृत कर सको, विकसित कर सको और उसको विकल्प दे सको अभिव्यक्तियों को अभिव्यक्त करने के लिए। क्योंकि जिस मातृभाषा का उसमें विकास हो गया है, उस मातृभाषा को वो मान लो दूसरी जगह चला गया तो वहां उसको कोई समझता ही नहीं है, तो अभिव्यक्तियां कैसे कर पाएगा? वो अभिव्यक्तियां कर तो पा रहा है, लेकिन ये डिलीवरी नहीं हो पा रही है, अपनी बात सामने पहुंच ही नहीं पा रही है। तो आपने क्या करा? दो भाषाओं के रूप में उसको विकल्प दे दिए कि भाई मातृभाषा जो आप में बनी है, इसको आप हिंदी में भी अभिव्यक्त कर सकते हैं, अंग्रेजी में भी अभिव्यक्त कर सकते हैं, उर्दू, संस्कृत, सिंधी, गुजराती, जो भी आपकी लैंग्वेजेस हैं उसमें आप इसको अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? विद्यालय और शिक्षक इन सब में महत्वपूर्ण भूमिका में होते हैं। मैंने रिसेंटली आपको लैंग्वेज डेवलपमेंट के स्किल्स बताए थे, LSRW। तो इन चारों लैंग्वेज स्किल्स को कैसे काम में लेना है, कैसे सीक्वेंस रहेगी, ये भी कौन तय करता है, किस तरीके से डिलीवर करता है, बच्चों में बनाता है, इन सब में रोल होता है विद्यालय और शिक्षक का। इसके साथ एक और फैक्टर है जो बालक के भाषाई विकास को प्रभावित करता है, व्यवसाय एवं कार्य। व्यवसाय और कार्य जो है, बालक थोड़ा बड़ा हो जाता है, किशोर और प्रौढ़ावस्था में पहुंच जाता है, तो किस तरह के व्यवसाय में है, उस तरह के व्यवसाय से संबंधित शब्दावली
व्यक्ति के मन में बनती हैं, वैसे ही बोलचाल के सेंटेंसेस, वैसे ही विचार बालक में बनते हैं। तो जिस तरह के परिवेश में है उस तरह की शब्दावली बनेगी, वैसे सेंटेंसेस होंगे, वैसी अभिव्यक्तियां होगी, तो भाषा भी वैसी ही विकसित होगी। जिस तरह के कार्य बालक करता है तो उन कार्यों से जुड़ी हुई, उन गतिविधियों से जुड़ी हुई शब्दावली, वैसे सेंटेंसेस बालक में बनेंगे। तो ये कुछ मेन फैक्टर्स थे जो लैंग्वेज डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। इन कारकों के द्वारा भाषाई विकास प्रभावित होता है। और भी कई सारे कारक हैं जो किसी भी रूप में देखे और समझे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने डिस्कशन किया बालक में भाषा का विकास कैसे होता है, बालक कैसे छोटे से बड़े होने के दौरान विभिन्न स्तरों के माध्यम से अवस्था के साथ साथ अलग अलग भाषाई स्तरों से गुजरता है, आयु बढ़ने के साथ साथ शब्द भंडार कैसे बढ़ता है, बालक में भाषा विकास की मानसिक प्रक्रिया कैसे बनती है, विचार और भाषा दोनों पृथक पृथक कैसे होते हैं, दोनों आगे चल के साथ में कैसे काम करते हैं। इन सारी चीज़ों को हमने आज समझने की कोशिश की। इन सारे कॉन्सेप्ट्स को आप रिवाइज कीजिएगा और अगर हो सके तो बच्चों के साथ थोड़ा इंटरेक्शन करके देखिएगा कि जो मैंने बताया है, जिस तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है, क्या यही प्रक्रिया है बच्चों में भाषाई विकास का या कोई अन्य प्रक्रिया है। तो आप पाएंगे स्टडी करने के बाद कि यही प्रक्रिया है। इसका स्तर थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन हर बालक में यही एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा भाषा का विकास होता है। तो आज की बात को हम यहीं बाइंड अप करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।